तो टाइम डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी के बराबर होती है। अगर हम यहां पर बोले कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस मेरे पास कैपिटल ए के बराबर होती है। हमारे पास अगर बोला जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन किसके बराबर होती है? क्योंकि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, तो कैंडेला यानी सीडी। देन हमारे पास टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इस वजह से हम टेम्परेचर की डायमेंशन अकेली के लिख देते हैं। और हमारे पास लास्ट मिलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल के ऊपर बेस्ड रहता है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या रहती है? MOL। इन डायमेंशंस का हमारे पास पर्पस क्या है? इन डायमेंशन से हम क्या करते हैं? फर्दर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या? पावर्स। द डायमेंशंस आर द पावर्स दैट आर गिवन टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इन सब फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब कोई पावर देते हैं, तो हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। अब जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको किसी पर्सन को बोलता हूं कि स्पीड का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड का न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपके पास हो जाता है डिस्टेंस, और नीचे मेरे पास यहां पर आपके पास क्या आ जाता है? टाइम। तो इसको यूज करके हम स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? मास का कोई रोल नहीं है, तो m की पावर 0, डिस्टेंस मेरे पास l आ गया, और टाइम है तो t की पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम है, तो जब टाइम न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इसकी पावर मेरे पास क्या हो जाएगी? -1 हमारे पास हो जाएगी। तो ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया। हमारे पास किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करना बहुत ही आसान होता है, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से कोई भी बच्चा जिसको ये फॉर्मूला पता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो बच्चा फॉर्मूला लिख देगा मास, और नीचे मेरे पास यहां पर वॉल्यूम। अब मेरे पास मास का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये कैपिटल M के बराबर होता है। और वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का L की पावर 3, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास किसके बराबर आ गया? जल्दी बता दो। सो दिस इज ML-3, और मेरे पास यहाँ पर t की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है उसकी डायमेंशन 0 है। जैसे स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है तो उसकी डायमेंशन 0 है। डेंसिटी में टाइम का कोई रोल नहीं है तो हमारे पास उसकी डायमेंशन 0 के बराबर हो जाती है। इसकी डायमेंशन 0 के बराबर हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाई थी जिसमें मैंने आपको अलग अलग डायमेंशंस लिखने को बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने को बताया। आज हम थोड़ा सा आगे इसी को पढ़ते हैं। जैसे कि टीचर मुझे क्वेश्चन दे देता है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला for the angular momentum, for the angular momentum, for the angular momentum। अब angular momentum का फॉर्मूला क्या होता है उससे डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। देखो L, the L is the symbol of angular momentum, L is the symbol of the angular momentum, the symbol of the angular momentum। और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? L इज इक्वल टू मास वेलोसिटी इंटू R। ये मेरे पास आ गया रेडियस। देखो हमारे पास रेडियस है, हमारे पास डायमीटर है,
लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी हो जाए, हमारे पास इसका जो डायमेंशन है वो L के बराबर ही रहता है, लेंथ। ये L सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। देखो टीचर कैसे कंफ्यूज करेगा आपको, ऐसे कंफ्यूज करेगा। तो अब अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा, मास की जगह मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, m। वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा बताओ, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, और मेरे पास रेडियस r की डायमेंशन आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ के बराबर। तो हमारे पास बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज अ ml स्क्वायर t की पावर -1। फिर देखो बच्चे, ml स्क्वायर क्यों हो गया, यहां पर l की पावर 1 है और ये भी मेरे पास 1 है, 1 + 1, 1 + 1, फिर देखो 1 + 1, ये हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 2 के बराबर है। मेरे पास 1 + 1 2 के बराबर, तो ml की पावर 2 t की पावर -1। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, अगर मैं आपको पूछूं क्या जवाब दोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, तो हमारे पास आप लिखोगे 2, क्योंकि लेंथ की पावर मेरे पास 2 है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम, क्या जवाब दोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द टाइम, 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1। तो इसकी जो डायमेंशन है बच्चे टाइम की, वो मेरे पास -1, और ये तीनों मिलकर मेरे पास किसका फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, नाउ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का। मेरे पास एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना टीचर पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इम्पल्स, व्हाट इज द dimensional formula, what is the dimensional formula, what is the dimensional formula for the impulse, for the impulse, what is the dimensional formula for the impulse। अगर मैं impulse की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होता है, तो आप यहां पर देखो कि impulse किसके बराबर होता है, this is a force multiplied by time। The impulse is given by force multiplied by time. The impulse is given by force multiplied by time, and therefore अब ध्यान से समझना, मेरे पास यहां पर अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो फोर्स की डायमेंशन मुझे याद होनी चाहिए। क्या डायमेंशन होती है फोर्स की बच्चे, तो mlt -2, ये फोर्स की डायमेंशन है, और टाइम की डायमेंशन मेरे पास किसके बराबर है, कैपिटल टी बच्चे। तो मेरे पास यहां पर इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, तो मेरे पास आ गया m, दूसरा l, और t की पावर -2 + 1। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है जो कि मुझे यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है जो मुझे यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो मेरे पास इंपल्स की डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर है, मास m, लेंथ l, और t की पावर मेरे पास क्या आ गई, -1। ये हमारे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, इंपल्स का। देखिए हमारे पास फॉर्मूले आते जाएंगे और हमको पता लगता जाएगा कि इन चीजों की हमारे पास ये डायमेंशन हो सकती है, हमारे पास इन चीजों की ये डायमेंशन हो सकती है। और हाँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, कि मेरे पास एक जो डायमेंशनल फॉर्मूला, अ सिंगल डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल, दिस कैन बी एप्लीकेबल, यह हमारे पास एप्लीकेबल हो सकता है। और किसको एप्लीकेबल हो सकता है, टू मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी, टू मोर देन आपके पास वन फिजिकल क्वांटिटी, टू मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, ये मेरे पास इंपल्स है, और इंपल्स का और मोमेंटम का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चे, आपके पास सेम। देख लेना बच्चे, हमारे पास दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या है, सेम। ऐसे स्ट्रेस से, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो मेरे पास स्ट्रेस क्या चीज होती है,
फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाती है, प्रेशर के बराबर। खैर ये चीजें हमारे पास चलती रहती है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड है और ये चलती रहेंगी। जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले पता होंगे उतने ज्यादा आप डायमेंशंस लर्न कर सकते हो, आपको कोई टीचर बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको क्वेश्चन पूछता है और वो आपको बोलता है बच्चा हमारे पास कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला for the moment of inertia, what is the dimensional formula, what is the dimensional formula for the moment of inertia, for the moment of inertia, for the moment of the inertia। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ध्यान से समझना, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब आप में से कोई भी बच्चा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बता सकता है, बताओ क्या आ जाएगा, मास की जगह मेरे पास m आ जाएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर r का स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो t की पावर 0। तो हमारे पास यहाँ पर t की पावर क्या आ जाएगी, 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके फॉर्मूले को देख के मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इंपल्स हो गया या फिर कोई भी चीज होगी जिसका फॉर्मूला टीचर मुझे देगा और मैं उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाकर उसको दे सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि सर हम कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे बच्चे। जैसे मेरे पास यहाँ पे टीचर आपको एक फॉर्मूला देता है और हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, फ्रॉम द फॉर्मूला, फ्रॉम द न्यूमेरिकल फॉर्मूला, और मेरे पास कौन सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला, G इज इक्वल टू, मेरे पास G इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास m1 इंटू मास आपके पास m2। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, find the dimensional formula for the capital G, find the dimensional formula, find the dimensional formula for आपके पास यहाँ पर कैपिटल G, which is the universal gravitation constant, जो कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जरा चेक करते हैं ये निकालोगे कैसे। तो मेरे पास ये आ गया G। सबसे पहले फोर्स, जो बच्चा चालाक होगा वो फटाफट कर जाएगा कि फोर्स के डायमेंशन सर मेरे पास होती है mlt माइनस ऑफ 2, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पर l आ गया और इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे मेरे पास यहाँ पर मास एक बार आ गया, ये m आ गया, ये दूसरा बार मास है। तो मास तो बच्चे मास से रिप्रेजेंट होगा m से, एक मास अगर बड़ा भी है तो भी वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होगा, और अगर दूसरा मास छोटा है या उससे भी बड़ा है तो उसको भी आप M से रिप्रेजेंट करोगे। और मैं यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन निकालने जाऊं तो अब कैसे आ जाएगा, देखें तो mlt माइनस ऑफ 2, यहाँ पर मेरे पास L का स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पर L का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे मेरे पास मास इनटू मास, तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, तो ये मेरे पास यहाँ पर m का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर G की वैल्यू, अब जरा चेक करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर मास की पावर 1 है, ये 2 है, तो m की पावर 1 माइनस 2, मेरे पास L की पावर 2 और ये 1, तो L की पावर 3 और ये T की पावर एज इट इज माइनस 2। तो मेरे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर है, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो m की पावर -1, L की पावर मेरे पास 3 और T की पावर -2 और T की पावर -2 और T की पावर -2। तो ऐसा अगर कोई टीचर मुझे फॉर्मूला देता है तो मैं उस फॉर्मूले से, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से किसी भी चीज के डायमेंशन किसी को भी बनाकर दे सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं कर सकते, हाँ एक चीज है जो हम नहीं कर सकते और वो है मेहनत।
हम मेहनत नहीं कर सकते, हमको लगता है कि मेरे को टीचर क्वेश्चन का आंसर दे और वो मुझे याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछने का मतलब कैसा भी फॉर्मूला देके किसी की भी डायमेंशन आपको पूछ सकता है कि भैया बताओ इसकी डायमेंशन क्या है, आप बताओ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या, वो मुझे निकालनी आनी चाहिए। खैर, ये जो बच्चा हमारे पास डायमेंशन मैं आपको लिखवा रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, कि मुझे स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन मुझे बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, क्योंकि ये ना खत्म होने वाली चीज है। ऐसे तो बच्चे हम यहाँ पर लगे रहेंगे पूरी रात, तो मुझे यहाँ पर किसी ना किसी के कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायमेंशन मिलती रहेगी। मेरे पास फॉर्मूला आता रहेगा और डायमेंशंस आती रहेंगी, फॉर्मूला आता रहेगा, डायमेंशंस मेरे पास यहाँ पर आते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आज बच्चे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं आज, हम सीखने वाले हैं द डायमेंशनलेस, आपके पास डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनकी कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट करती नहीं है बच्चे हमारे पास। तो अगर कोई टीचर मुझे बोलता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, मेरे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच, जिसके लिए बच्चे हमारे पास, फॉर विच दे, जिसके लिए हमारे पास द डायमेंशन ऑफ, द डायमेंशंस ऑफ, the dimension of the physical quantities, fundamental physical quantities do not exist, fundamental physical quantities do not exist, fundamental physical quantities do not exist, do not exist, ये बिल्कुल भी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते, ये बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम उनको डायमेंशनलेस बोल देते। कैसे, मेरे पास अगर x एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये तब है जब इसके लिए मास की भी पावर 0 हो, लेंथ की भी पावर 0 हो, और टाइम की भी पावर मेरे पास 0। समझ रहे हो ना बच्चे, ये जो x है ना ये मास पे डिपेंड करे, ना लेंथ पे, ना टाइम पे, और ना ही किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे, ये बच्चा हमारे पास किसी पे भी डिपेंड ना करे, हम ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड ही नहीं करती है, उनके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन 0 हैं, तो हम उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, हियर द x is the dimensionless physical quantity, the x is the dimensionless physical quantity, the x is the dimensionless फिजिकल क्वांटिटी। मेरे पास जो x है ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, और क्यों है बच्चे हमारे पास, रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर मास की पावर भी 0 है, लेंथ की पावर भी 0 है, टाइम की भी पावर 0 है, तो ये x मेरे पास क्या बन गई, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखते हैं बच्चे हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमारे पास डायमेंशनलेस हो सकती है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं there are various kind of physical quantities that are dimensionless, quantities that are, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, डायमेंशनलेस, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर डायमेंशनलेस हो जाती है, जो कि बिल्कुल डायमेंशनलेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहला केस आता है एंगल का।
अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो आप बोलते हो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आपके पास डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ का मतलब यहां पर एल और नीचे भी बच्चे हमारे पास एल, और इस वजह से ये डायमेंशन लेस हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो m0 l0 और आपके पास t0। तो ये एंगल क्या हो गया, डायमेंशनलेस। यहां पर L की पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये L और L कैंसिल हो गया, तो ये L पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मास और टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डायमेंशनलेस। ये मेरे पास क्या हो गया, डायमेंशनलेस। जब भी बच्चे न्यूमरेटर की डायमेंशंस डिनोमिनेटर की डायमेंशंस को कैंसिल कर दे, एग्जैक्टली कैंसिल कर दे, कुछ बचे ही ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस कैसे, देखो मेरे पास एक टर्म आती है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो बच्चे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, बताओ। मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सोचो। तो मेरे पास ये आ जाता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। देखो अब ऊपर भी मेरे पास डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऊपर भी मेरे पास डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। तो ऊपर की डेंसिटी और नीचे की डेंसिटी का फॉर्मूला एक दूसरे को हमारे पास यहां पर क्या कर देगा, बोलो शाबाश, क्या कर देगा, ये हमारे पास एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, उड़ा के रख देगा। तो ये क्या बन गया, डायमेंशनलेस, m0 l0 और मेरे पास tb0। तो m0 l0 और लास्ट में बच्चे हमारे पास यहां पर क्या आ गया, tb0। तो ये बन गया डायमेंशनलेस। मतलब आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशनलेस है। और कैसे, जैसे कि मैं अगर आपको लिखवाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं आपको लिखवाऊं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो हम यहां पर लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो स्पीड ऑफ लाइट, तो ऊपर तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये वैक्यूम के अंदर है बच्चे हमारे पास। नीचे मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट, और मेरे पास ये किस में है, एक मीडियम में। अब सोचो समझो, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो ऊपर भी स्पीड की डायमेंशन, नीचे भी स्पीड की डायमेंशन, तो ये हमारे पास एक दूसरे को क्या कर देगी, LT-1, और नीचे मेरे पास यहां पर LT-1, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके मुझे क्या दे देगी, शाबाश बोलो। तो m0 l0 और आपके पास t0। तो मेरे पास m0 l0 और लास्ट बच्चे हमारे पास क्या आ गया, t0। इसको बच्चे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी डायमेंशनलेस है। मेरे पास बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेरे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है ऊपर मेरे पास आ गया चेंज इन लेंथ, तो ऊपर लेंथ है बच्चे, ऊपर मेरे पास लेंथ है, और नीचे मेरे पास आ गई ओरिजिनल लेंथ, और नीचे मेरे पास क्या आ गई, ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो लेंथ से लेंथ क्या होगी, कैंसल। तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस भी क्या होगी, m0 l0 t0। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रेन है वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे, डायमेंशनलेस। मेरी बात को तुम समझ पा रहे होंगे। हमारे पास चीजें कब डायमेंशनलेस बनती हैं, जब ऊपर यानी न्यूमरेटर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे सेम फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो रेशो होती है, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो वो चीज क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस। यानी फंडामेंटल पॉइंट क्या है, if a physical quantity, if a physical quantity, अगर मेरे पास एक physical quantity ratio and it is the ratio of the, आपके पास ratio of the two similar physical quantity, two similar
physical quantity, two similar physical quantity, then the physical quantity, then the फिजिकल क्वांटिटी, जो मेरे पास यहां पर फिजिकल क्वांटिटी रहती है इज डायमेंशनलेस। ये हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस, और ये हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस। अगर मेरे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, समझना बच्चे, और ये इनके रेशो के बराबर है, तो डेफिनेटली है ये एक दूसरे से कट कर आपको क्या बना देगी, डायमेंशनलेस बना देगी। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हम पूरे केसेस तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, क्यों नहीं कर सकते, नंबर ही बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा नंबर है। पूरी फिजिक्स में +1 +2 में करना ही यही है। इसके अंदर आप में से कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो 200 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़कर आगे जाऊंगा, तो वो आगे पढ़ ही नहीं पाएगा। वो 200 फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करना और बच्चे उनकी मेमोरी अपने दिमाग में रखना, वो बच्चे बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो ये एज जैसे जैसे टीचर पूछेगा, जैसे जैसे कोई टीचर किसी क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेगा, आपको पता लगता जाएगा कि डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनलेस क्या है, डायमेंशनल क्या है या डायमेंशनलेस क्या है, ये पता लगता जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक बात ध्यान रखना बच्चे, एक बात ध्यान रखना बच्चे, हमारे पास एनी न्यूमरल, हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, एनी न्यूमरल्स, कोई भी नंबर बच्चे, 0 से स्टार्ट करते हैं, +-1 +-2 एंड सो ऑन, और बच्चे हमारे पास +-p/q, कोई भी नंबर हो बच्चे, फ्रैक्शन में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो बच्चे, कोई भी नंबर होगा, इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये हमेशा आपके पास क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये नंबर बच्चा हमारे पास हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो नंबर के फॉर्म में होगा वो डायमेंशन लेस होगा, वो हमेशा आपके पास डायमेंशन लेस होगा, और आपने उसकी डायमेंशंस कभी भी नहीं लगानी। मैं समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, बोलो बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की कैसे होती है, तो हम लिखते हैं हाफ इनटू मास इनटू v का स्क्वायर। तो हाफ इनटू मास इनटू आपके पास क्या आ गया, v का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किसके बराबर है, हाफ इनटू m इनटू आपके पास v का स्क्वायर। यहां पर जो मेरे पास हाफ का फैक्टर है, ये देखिए बच्चे, जो मेरे पास यहां पर हाफ का फैक्टर है, ये हाफ का फैक्टर मेरे पास एक नंबर है, यह हमारे पास एक नंबर है। तो क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये डायमेंशनलेस है, हाफ क्योंकि एक नंबर है। मास की डायमेंशन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो मास के डायमेंशन मेरे पास m है। वेलोसिटी का स्क्वायर है, अब ध्यान देना, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी LT-1 वेलोसिटी है और इसका स्क्वायर है बच्चे। अब ये मेरे पास ब्रैकेट से बाहर की तरफ है, इस वजह से मैं क्या लिख दूंगा, ये मेरे पास m आ गया, l की पावर 2 आ गई, और t की पावर मेरे पास -2। लो जी, मेरे पास यहां पर कभी भी कोई भी नंबर कहीं पर भी आएगा तो आप उस नंबर के डायमेंशन कभी नहीं लगाओगे। उस फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई नंबर है, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नंबर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी है, कभी भी उस नंबर की आप डायमेंशन नहीं लगाओगे, उस नंबर की डायमेंशन कभी नहीं लगाओगे। इस बात का ध्यान रखना, इस बात के ऊपर थोड़ा फोकस करना। अब चलते हम आगे की तरफ और नेक्स्ट समझते हैं बच्चे हम यहाँ पर। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट वन अगर आपसे बात की जाए तो मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं, देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल कांस्टेंट। मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते, कुछ मेरे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते। कौन से न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे कि बच्चे हमारे पास पाई, पाई बच्चे हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14। या फिर मेरे पास E, ये भी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.713। ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है, आर आल्सो डायमेंशनलेस। ये मेरे पास यहां पर क्या बन जाते हैं, डायमेंशन
लेस होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे, डायमेंशन लेस होते हैं। और ये हमारे पास क्यों डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि अगेन ये न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है। ऐसे बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं और इनकी हमारे पास डायमेंशंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ सर्कल, तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कोई बच्चा बताए। सो ये मेरे पास आ गया पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो मैं यहां पर पाई की डायमेंशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो मेरे पास यहां पर ये किसकी डायमेंशन आ गई, मेरे पास ये डायमेंशन आ गई आपके पास एरिया की। अब आपको लगता होगा सर कई बार मास लिख लेते हैं कई बार नहीं लिखते। देखो अगर तो मास की पावर 0 है और टी की पावर 0 है तो वो लिखो या नहीं लिखो, यानी कि कोई हो सकता है कि बच्चा इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखे m0 L स्क्वायर T0। क्या सर ये दोनों करेक्ट है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। फर्क बच्चा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का, ये हमारे पास थोड़ी सी आपके पास साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये बच्चा हमारे पास थोड़ी सी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है कि बच्चे का दिमाग ये काम कर रहा है कि मास और टाइम का कोई रोल ही नहीं है, मास और टाइम का हमारे पास कोई रोल ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों लिखूं, मैं सिंपल L की पावर 2 लिख देता हूं। तो मैंने क्या समझाया, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स होते हैं पाई ई, इस तरीके से इनकी भी डायमेंशंस हम कभी भी नहीं लगाते, ये भी डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी डायमेंशन लिखने का कोई पर्पस नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्कूल के एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको टीचर पूछे, और बेटा ये डेफिनेटली टीचर पूछता है, पहले ही यूटी में पूछ डालता है टीचर, और आसान है क्वेश्चन, याद करना भी आसान। हमारे पास यहां पर देखा जाता है कि लिक्विड्स हैव द coefficient of viscosity, the liquids have the coefficient of viscosity, the liquids have the coefficient of the viscosity given by viscosity eta। ये बच्चा हमारे पास इसका सिंबल है eta, यह हमारे पास इसका सिंबल है। दिस इज गिवन बाय फोर्स अपॉन 6 पाई इंटू रेडियस इंटू वी। अच्छा देखो ये विस्कोसिटी क्या होती है, हमारे पास कुछ लिक्विड, अगर मैं आपको बोलूं हनी और मैं आपको बोलूं यहां पर वाटर, और अगर मैं इन दोनों को आपको बताऊं तो गाढ़ा कौन सा है बच्चे आपके पास, हनी आपके पास यहां पर गाढ़ा है, जो हनी है बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर थिक है बच्चे, और वाटर बच्चे हमारे पास इसके कंपैरिजन में ज्यादा थिक नहीं, ये बच्चे हमारे पास इसकी थिकनेस मतलब कि इसका गाढ़ापन आपके पास थोड़ा सा कम है। हनी के गाढ़ापन बच्चे हमारे पास ज्यादा, और वाटर बच्चे कंपैरेटिवली आपके पास लेस, आपके पास थिक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हनी इज मोर विस्कस, आपका जो हनी है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा विस्कस है, द हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द वाटर। अच्छा कैसे पता करोगे, आप हनी को अपनी उंगलियों के बीच में रख लो और पानी को अपनी उंगलियों के बीच में रखो, कौन से केसेस के अंदर आपकी उंगली जल्दी सेपरेट हो जाएगी, पानी के केस में कि हनी के केस में, तो पानी के केस में। हनी के केस में आपकी उंगलियां मूवमेंट ही नहीं कर पाती, वो थोड़ी सी चिपकी रह जाती है, तो हनी ज्यादा विस्कस है। और इसी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बताती है कि उस लिक्विड की ट्रेवलिंग कैसे होगी। जो लिक्विड थिक होता है वो जल्दी से ट्रेवल नहीं करता। सोचो हनी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पलटने में टाइम लगता है, या फिर बच्चे हमारे पास पानी को, तो हनी को ट्रेवलिंग मुश्किल है, तो आप बोलोगे इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, ज्यादा। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर
ज्यादा बच्चा हमारे पास जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है वो बड़ी मुश्किल से ट्रेवल करता है, बड़ी धीरे धीरे ट्रेवल करता है। तो ये आगे के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फिलहाल सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन है। टीचर आपको बोलेगा कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझे यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब टीचर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, मैं आपको करवा के बताता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। देखो मेरे पास आ गया ईटा, ऊपर आ गई फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चे जरा बता दो। तो MLT -2, मेरी बात को ध्यान से समझना। नीचे 6 एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं आएगी। पाई एक कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं आएगी। R रेडियस है, तो बताओ इसकी डायमेंशन मेरे पास क्या आ गई L। फिर मेरे पास V क्या है, वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास किसके बराबर है, LT -1। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कितना इजी है बच्चे, सिंपल बेसिक चीज है। देखो बेटा काम तो अभी भी वही आ रही है, रेडियस, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, यही तो आपके काम आएगी। अगर हम इन्हीं को थोड़ा ढंग से पढ़ लें तो मेरे कई क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ गया M, और ये L, और ये T की पावर -2, और मेरे पास नीचे क्या चीज आ गई, देखो यहाँ पर L की पावर मेरे पास किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, और यहाँ पर T की पावर मेरे पास किसके बराबर आ गई, -1। तो L की पावर 2 और मेरे पास यहाँ पर T की पावर किसके बराबर है बच्चे, -1। तो L की पावर 2 और T की पावर -1, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया M। अब L की पावर कितनी आ जाएगी, 1 -2, और T की पावर -2, और ये -1 ऊपर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन किसके बराबर है जरा बताओ। तो ML -1 इसको कर दिया, और T की पावर भी -1। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये बहुत आसान चीज है। आप में से कोई भी बच्चा थोड़ा सा फोकस अगर करे तो, सॉरी, हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकता है। आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, जैसे किस किस की डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकती है और किस किस की नहीं। जैसे मैंने बताया नंबर की एग्जिस्ट नहीं करती है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की एग्जिस्ट नहीं करती। साथ ही साथ हमारे पास इस बात को ध्यान में रखना, 3 चीजों की और डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे पास याद रखना, आपके पास T, आपके पास L, और आपके पास E। तो इन तीनों की डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास रेशियो होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनकी कभी भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, साइन थीटा कॉस ये डायमेंशन लेस होते हैं। एल का मतलब बच्चे लॉगरिथमिक। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास लॉगरिथमिक, इसकी भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती है। और मेरे पास ई बोले तो बच्चा हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये बच्चे एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, और इनकी भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लॉग एक नंबर का निकलता है, नंबर डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंट भी एक नंबर होता है, और नंबर बच्चे हमेशा आपके पास क्या होता है, डायमेंशन लेस। ये दोनों हमारे पास एक नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं, और नंबर बच्चे हमारे पास डायमेंशन लेस है। और ट्रिग्नोमेट्रिक किसके लिए डिफाइंड होती है, एक एंगल के लिए, एक रेशो के लिए, तो ये भी मेरे पास क्या बच्चे, डायमेंशनलेस। तो याद रखना ये तीनों चीजें भी जहां पर भी आपको मिलेगी, हमारे पास ये क्या बन जाएगी, आपके पास डायमेंशन लेस आपके पास बन जाएगी। तो ये चीजें बच्चे हमने आज डिस्कस की थी, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। लेक्चर का लिंक बच्चे थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर आ जाएगा, और ये नोट्स भी बच्चे आपके शेयर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।